हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स अंडर फटीग लोडिंग, या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड वेरिइंग लोडिंग। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर किया, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, उन सब में वेरिएबल स्ट्रेस तो होता था, लेकिन वो किसी एक नेचर का होता था। जैसे अगर कंपोनेंट पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या केवल डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों ही चेंज हों। यानी कि वेरिएबल केस है, लेकिन उस कंपोनेंट पे हर समय नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट हो रहा था। या हमने कुछ ऐसे केस देखे जहाँ कंपोनेंट पे शियर स्ट्रेस ही जनरेट हो रहा है, भले ही वो वेरिएबल नेचर का है। यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस सेपरेट और शियर स्ट्रेस सेपरेट। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिस पर कंपोनेंट पर वेरिएबल नेचर का नॉर्मल स्ट्रेस और वेरिएबल नेचर का शियर स्ट्रेस दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हों। तो इस केस में दोनों ही वेरिएबल स्ट्रेस हैं और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई होंगे कंपोनेंट पर। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक कंपोनेंट है जिस पर बेंडिंग भी अप्लाई हो रही है। इस पर एक्सियल लोड भी लग रहा है W, और इस पर एक टॉर्शन भी जनरेट हो रहा है जिसका ट्विस्टिंग मोमेंट है T, बेंडिंग मोमेंट है M। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपोनेंट पर बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और एक्सियल लोड तीनों अप्लाई हो रहे हैं। अब अगर ये तीनों वेरिएबल नेचर के हों तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को कैसे डिजाइन करेंगे, इसी को डिस्कस करना है। तो देखिए, पैटर्न सेम है। जैसे अगर कंपोनेंट पे स्टैटिक लोड ही लग रहा था लेकिन कंबाइंड लोड लग रहा था, यानी कि बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और एक्सियल लोड, तो हम क्या करते थे कि स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देते थे, तो आ जाता था टोटल नॉर्मल स्ट्रेस। और फिर हम ट्विस्टिंग मोमेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते थे शियर स्ट्रेस, और फिर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को यूज करके कैलकुलेट करते थे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। सेम वर्क हमको यहाँ भी करना है। तो अगर कंपोनेंट ऐसा है जिस पर वेरिएबल लोड लग रहा है और वो नॉर्मल स्ट्रेस और वेरिएबल शियर स्ट्रेस दोनों जनरेट कर रहा है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम दो मेथड से डिजाइन करेंगे। पहला मेथड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करके, और सेकंड है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को यूज करके। सोडरबर्ग फार्मूला वेल नोन है हम लोगों के लिए। रिवर्स्ड बेंडिंग के लिए ये फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। अगर इस फार्मूले में हम दोनों साइड यील्ड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सेकंड स्टेप में ये रिलेशन मिलेगा। इसमें राइट हैंड साइड में ये जो पूरा टर्म है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स बेंडिंग। क्या कहते हैं? इस पूरे टर्म को इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स बेंडिंग, और इसको हम सिग्मा NEB से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सिग्मा NEB शो कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस इक्विवेलेंट फॉर रिवर्स बेंडिंग। तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आई थी, पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। यानी कि ये बेंडिंग की वजह से
इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ। सिमिलरली अगर कंपोनेंट पे एक्सियल लोड लग रहा है तो हम सिग्मा ई बी की जगह पर सिग्मा ई अगर पुट कर दें तो हमको फार्मूला मिलेगा इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स्ड एक्सियल लोडिंग, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एंड स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है टोटल इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमको टोटल इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा सिग्मा एन ई नॉर्मल स्ट्रेस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एंड प्लस इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, और ये किसके बराबर है? सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कंपोनेंट पर इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, और हम कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में न्यूमेरिकल में जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सोडरबर्ग मेथड शियर लोड के लिए भी अप्लाई होता है, जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। अगर इस फार्मूले में हम दोनों साइड टाउ आई यानी कि शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये रिलेशन मिलता है। इस इक्वेशन में भी राइट साइड में जो पूरा टर्म है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस और इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर डक्टाइल मटेरियल है हमारा, ये देखिए यहाँ पर मिलता है हमको इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। ये सेम वही है जो राइट हैंड साइड पे टर्म आया था, पूरा का पूरा वही टर्म है। इसके बाद अगर डक्टाइल मटेरियल से कंपोनेंट बना हुआ है तो ऐसे कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले में सिग्मा एन ई होगा इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ ई एस होगा इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। और अगर कंपोनेंट ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है तो उसके लिए हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपोनेंट का डिज़ाइन क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा।